आज का दिन भारत के लिए बहुत ख़ास है। यूनेस्को ने भारत के एक विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक धरोहर में शामिल किया है और वो असम में ये विरासत है, ये धरोहर है। हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इतिहासकार ललित मिश्र हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आप देख रहे हैं किड्डोक्रेसी। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया किड्डोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो अहोम साम्राज्य है और उससे जुड़ा जो मोइदम है, जिसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया यूनेस्को ने, क्या है ये मोइदम? तो देखिए, भारत में हम सभी जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी मेमोरी को बड़ी इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में रखते हैं, देखते हैं। लेकिन जो अहोम राजा थे, इन्होंने उसकी मेमोरी को मटेरियलिस्टिकली बहुत बड़े अच्छे मोइदम्स बनाकर उसे सुरक्षित रखा। क्या है ये मोइदम, मतलब वही हम समझना चाहते हैं। जी, तो क्या होता है कि ये इनकी मान्यता है कि जो उनके पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों में कुछ न कुछ दैवीय अंश रहा है, इसलिए वो राजा बने। तो उनकी मान्यता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है और अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर भी उनके जो दैवीय गुण हैं वो बने रहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे जो वर्तमान जनरेशन के जो राजा हैं, करंट जनरेशन के जो हैं। तो वो ब्लेसिंग्स के लिए वो मोइदम बनाते हैं, जिसमें जो पूर्वज रहे हैं उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें, उनकी तलवार, उनकी ज्वेलरी, उनकी पसंद चीज़ें, उनके परफ्यूम, उनके कपड़े, उनके जो विशिष्ट प्रकार के जो फूड जो उन्हें पसंद थे, अन्न, ये सब सारी चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं। और ये जो मोइदम होते हैं, ये ऐसे अर्ध गोलाकार हेमिस्फेरिकल डोम होता है, इस तरह जैसे स्तूप होते हैं। बिल्कुल स्तूपों को आप बड़ा कर दीजिए तो मोइदम हो जाएंगे। तो उस तरह से मेंटेन करते हैं। उसकी प्रॉपर पूजा होती है। साल में एक बार एक पर्टिकुलर डे होता है जो उन लोग निकालते हैं अपने पंचांग के हिसाब से, तब जो है सारे पूर्वजों की वहाँ पूजा की जाती है। तो ये गोल अर्ध गोलाकार होता है, और लेकिन इसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो रेक्टेंगुलर, मतलब होती है अष्टकोणी। आठ दिशाएं होती हैं, तो आठों दिशाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए अष्टकोणी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है कि हर दिशा से जो उनके पूर्वज हैं उन्हें आशीर्वाद दें। तो ये जो धरोहर है, अपने पूर्वजों को बड़े रिस्पेक्ट के साथ में मेंटेन करना, उनकी मेमोरी बनाए रखना साथ ही साथ में, और एक रजिस्टर भी वो मेंटेन करते हैं, अपनी एंसेस्ट्री का रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि कब से शुरू हुई और कितने लोग अब तक हुए हैं। तो पंजिका है जो लोकल स्थानीय उनकी, तो पंजिका जो है रजिस्टर एक मेंटेन होता है, इसीलिए हमें जानकारी मिल रही। तो ये जो साइट है जिसे यूनेस्को ने अभी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में, विश्व वैश्विक विरासत में शामिल किया है, ये 700 वर्ष पुरानी है। तो 700 साल से जितने भी उनके एंसेस्टर्स हुए हैं, उनमें से अधिकांश वहीं पर रखे गए हैं। और कितने हैं सर, वो संख्या कितनी है? तो ऐसे असम में करीब हमें जहाँ तक पता है करीब 90 मोइदम्स हैं अभी जो एग्जिस्टेंस में है। कुछ तो ऐसे हैं कि समय के साथ में मेंटेन नहीं रह पाए, पर 90 के आसपास अभी मेंटेन्ड है। और जिस जगह पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर तो 25-30 बिल्कुल रनिंग कंडीशन पर है। असम के किस ज़िले में है ये? ये चराई देव, जो असम में एक ज़िला है, वहाँ पर चराई देव नाम ही है। यहीं से अहोम राजवंश की शुरुआत हुई थी। तो ये दूसरा महत्व है कि जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं की साइट को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत में मान्यता दी है। और एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। ये दरअसल हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने बात की थी एजुकेशनल वीडियो की। तो जो माता पिता अपने बच्चों को बता सकते हैं कि मोइदम क्या है, जिसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलचस्प कहानी भी है जो ललित मिश्र बताएंगे जी। अच्छा, तो 700 वर्ष जैसे कि मैंने ये कहाँ से आए थे अहोम? और जी, तो अहोम जो है ये चीन और मंगोलिया के बीच में एक क्षेत्र है, मंगोलिया साइड पड़ता है। तो वहाँ के ये मूल निवासी हैं जो धीरे धीरे माइग्रेट होकर के और ईस्टर्न चाइना के किनारे असम में आए। 1228 में उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन जो सबसे सुंदर बात है कि अहोम आए तो मंगोलिया तरफ से, लेकिन उन्होंने जब असम में अपना राज्य स्थापित किया तो उसे अपनी मातृभूमि की तरह से देखा। उन्होंने जो लोकल स्थानीय लोग थे उनको सम्मान दिया, घुल मिल गए आपस में। तो वो भारत की मिट्टी के ही संतान मानी गई, और उसी तरह से उनको सारे भारत के लोग बड़े सम्मान से देखते हैं। इनमें और मुग़लों में बेसिक अंतर है कि मुग़ल आए और हमलावर बने रहे, उन्होंने और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जो अहोम राजा थे, इन्होंने अपने एरिया को
बढ़ाया नहीं, दूसरे राजाओं पर हमला नहीं किया, अपना जो क्षेत्र था उसे मेंटेन किया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और भारत के इतिहास में पहली बार सक्सेसफुल नेवल आर्मी बनाई तो अहोम राजाओं ने बनाई। तो मैं कहानी आपको बता रहा था कि इनके कमांडर थे लचित मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, हाँ मेंटेन कर लिया। तो इनके एक कमांडर थे लचित बरफुकन, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रांग नेवल आर्मी बनाई। और जब शाहजहाँ के बाद मुग़लों ने आक्रमण किया अहोम राज्य पर, क्योंकि अहोम असम को भी वो मेंटेन अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि बर्मा तक और फिर आगे सिंगापुर तक मुग़ल साम्राज्य बढ़ जाए, तो ये उनकी आकांक्षा थी, लेकिन उसको इन्होंने रोक दिया। तो पहली लड़ाई देखी होती थी, मुग़ल जो मुग़ल होते थे वो बड़ी संख्या में 25-30 हज़ार की सेना लेकर के आक्रमण करते थे। तो पहली लड़ाई वो जीत गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को ग्रुप किया इन लोगों ने। और लचित बरफुकन की तो विशेषता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को 3 भागों में बांट दिया, स्किल्ड किया, ट्रेनिंग दी। एक तो गुरिल्ला वॉर करने वाली आर्मी जो रहती थी पहाड़ों के ऊपर, एक मेन जो आमने सामने युद्ध करती थी, और एक जो तीसरी थी वो थी नेवल आर्मी, जो नदी के ब्रह्मपुत्र नदी में नौकाओं के भीतर जो है छिप के बैठे रहते थे और एक साथ हमला करते थे। इंटेंस, वेरी इंटेंस बैटल। तो मुग़ल हर लड़ाई में लगभग हर नेवल वॉर में, हर नेवल बैटल में हारे। एक भी युद्ध मुग़लों ने नहीं जीता अहोम के साथ में, जो नदी के किनारे हुआ या नदी पर हुआ। तो अब उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि मुग़लों को ये डाउट, पता नहीं कैसे किसने उनको डाउट मन में डाल दिया कि इनके पास, अहोम के पास में राक्षसों की सेना है। तो आखिरी बार की जो बात है कि जब मीर जुमला की आर्मी भी इनको जीत नहीं पाई पूरी तरह से, ट्रीटी हो गई थी, लेकिन उनके मन में डर बैठा था कुछ ना कुछ इनके पास है, इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं, बहादुर कैसे हो सकते हैं। तो मीर जुमला के बाद में औरंगजेब ने भेजा राम सिंह को। राम सिंह कौन? जयपुर के राजा जय सिंह के बेटे, और वो भी बड़ा बहादुर सेनापति था जी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो जब राम सिंह की सेना आई तो वही हुआ जो पहले हो रहा था, वही हाल हुआ। दिन में ये जीत गए, मेन बैटल जीत गए, रात में हार गए। तो इनको डाउट हो गया मुग़लों को। तो मुग़लों ने क्या किया, तो बहुत से तांत्रिक और जादूगर को रिक्रूट किया, अलग अलग किस्म के मौलिया और ये सब सारे लोग होते हैं कि राक्षसों की सेना रात में हमला करेगी, जादू वाली है, तो हम लोग अपने जो जादूगर हैं काउंटर से उनको काउंटर कर देंगे। लेकिन वो तो उनकी आर्मी थी, ट्रेंड आर्मी थी, जिसको राक्षस समझ रहे थे। बाद में राम सिंह से रहा नहीं गया और राम सिंह ने एक लेटर लिखा लचित बरफुकन को कि भाई ये बिल्कुल गलत है, ये आर्मी, ये भारत की जो भारत की जो युद्ध संस्कृति उसके खिलाफ है कि तुम रात में राक्षसों की सेना से हमला करते हो, तो रात में हमला मत करो। तो उन्होंने लचित बरफुकन ने जवाब दिया कि भाई हमारे राक्षस रात में ही जगते हैं, तुम भी राक्षसों की सेना लाओ और हम रात में युद्ध करेंगे, तुम भी करो, हम तुम्हारे लिए, तुमको समय देने के लिए तैयार है, रेडी हो जाओ। तो अब रेडी कौन हो? तो ये इस तरह से युद्ध हुआ और उन्होंने उनको रिक्रूट किया जादूगरों को। तो बाद में राम सिंह को हरा दिया लचित बरफुकन की सेना ने, उनकी कमांडर में, और बुरी तरह से पछाड़ा। राम सिंह वहाँ से गए। फिर राम सिंह ने अपनी एक डायरी लिखी है, बोला युद्ध कला की जितनी भी विशेषताएं हैं जो मैंने सीखी हैं राजपूताने में, हर में हमसे लचित बरफुकन की सेना, अहोम सेना हर मामले में हमसे बेहतर है। इतिहास में इसका जिक्र है, इतिहास में जिक्र है। और जो ये राक्षस वाला जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेटर, ये भी हिस्ट्री की बुक्स में है, वही से पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला ऐसा युद्ध है कि जब मुग़लों को डाउट हो गया, संदेह हो गया, हम इसलिए हारते हैं कि अहोमों के राक्षस हमें रात में मारते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है। आप लोग को भी, तमाम लोगों को अपने बच्चे को ज़रूर दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए कि किस तरीके से जो वैश्विक धरोहर असम में जो है वहाँ पर मोइदम, उसको शामिल किया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है और मोइदम क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उपलब्धि के तौर पे इसको देखिए, जब 43वां कोई ऐसा साइट है तो इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ मैं कि ये जो है असम का और नॉर्थ ईस्ट का पहली हिस्टोरिकल पहली हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। असम की ये तीसरी है, लेकिन जो दूसरी साइट्स हैं, ये जो है जो नेशनल पार्क होती हैं, अभयारण्य, सेंचुरीज होती हैं, तो 2 सेंचुरीज हैं, कंचनजंगा की और मानस
2 सेंचुरीज हैं असम से पहले, लेकिन हिस्टोरिकली हेरिटेज साइट पहली है। इंडिया की 43rd है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो अपने यहाँ की साइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को यूनेस्को में रजिस्टर करवाती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि टूरिज़्म बढ़ता है। और एक दूसरी बात होती है कि जब कोई कंट्री डेवलपमेंट करती है तो वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है, उसके महत्व को दुनिया को दिखाना चाहती है। तो भारत का स्थान कितना है इसमें? तो भारत देखिए, अभी तो थोड़ी सी हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी अभी भी है। भारत इकोनॉमी में तो 5वें नंबर पर पहुँच गया, लेकिन जो हेरिटेज साइट्स हैं इसको मेंटेन करने के मामले में, रजिस्टर कराने के मामले में अभी 6वें नंबर पर है। हमसे पहले कौन कौन है? तो आपको आश्चर्य लगेगा कि पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि हुआ क्या है और हम क्यों पिछड़ रहे हैं। तो इटली टॉप नंबर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1। उसके बाद में इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और चाइना भी, लेकिन चाइना वर्ल्ड नंबर 2 है। 2020 तक चाइना हमसे पीछे था, 7वें 8वें नंबर पे था फर्स्ट 10 में। लेकिन 4 साल के भीतर उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा साइट्स को, हालांकि चाइना की हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री की तरह समृद्ध नहीं, उतनी रिच नहीं है, पर उनको ये समझ में आया कि हम जितनी यूनेस्को रजिस्टर्ड साइट हमारे पास होंगी, हेरिटेज साइट, उतने ज़्यादा लोग आएंगे, हमारी इनकम उतनी बढ़ेगी। और क्या होता है, जो हेरिटेज साइट्स है दूर दराज के एरिया में होती हैं, तो वहाँ पर जो भी इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरा गाँव के क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में जाता है, जहाँ नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो उससे जो लोग हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ को दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो समझ गई हैं। और भारत में तो इतना हमारा समृद्ध विरासत है, इतनी समृद्धि है और इतना रिच हेरिटेज है हमारी, तो हमारे पास तो 43 हैं। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार प्रयास करे, ऐसा प्रयास करे, तो 2-4 सालों के अंदर ये 43 को हम 100 तक पहुंचा सकते हैं। मतलब 2014 से इसकी कवायद चल रही थी, उस वक्त अस्थायी था, अब अस्थायी हो चुका है जो मोइदम है जी। और ये जो है 2000, एक तरह से तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि असम की एक महत्वपूर्ण साइट और पूर्वजों से के सम्मान से जुड़ी हुई साइट को यूनेस्को ने मान्यता दी। लेकिन 10 साल का समय क्यों? ये तो 2 साल का समय लगना चाहिए। लेकिन तब भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसको देखा जा सकता है। एक चीज़ और समझना चाहते हैं ललित जी, क्या अहोम अभी भी हैं वहाँ पे? अहोम जो है ये राजवंश अभी भी अस्तित्व में है। अब उनकी कई सारी ज़मींदारियाँ हैं, चाय बागान हैं। वो ऐसे तो साम्राज्य नहीं रहा, क्योंकि भारत तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर अहोम अभी अस्तित्व में हैं और वो लोग अपने बहुत से ऐसे जो मोइदम्स हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं। साल भर में एक बार वहाँ पे पूजा। हाँ, और साल भर में उनका एक जो है एंसेस्ट्री का एक फेस्टिवल होता है जो अभी होने वाला कुछ महीनों के बाद में। तो एक बार वो सारे अहोम और उनकी जो प्रजा है वो सब एक साथ इकट्ठी होती है। ये लिविंग ट्रेडिशन है, डेड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने वादा किया था कि एजुकेशनल वीडियो किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे, उसी कड़ी में ये वीडियो है और इसकी तात्कालिकता भी है। लिहाजा आप माता पिता से ये गुजारिश ज़रूर है कि अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर बताएं कि अहोम साम्राज्य की क्या कहानी है, मोइदम की क्या कहानी है और किस तरीके से मोइदम में क्या खासियत है कि उसको सांस्कृतिक जो वैश्विक धरोहर है उसमें शामिल किया गया है। तो हम इस तरह के तमाम वीडियोज़ आगे भी लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया।